नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये समय है आपकी इतिहास की क्लास का। हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको अलग अलग 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट जो है वो इतिहास को समर्पित है। इस यूनिट को हमने हमारे हिसाब से अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया है। पहला मॉड्यूल हम लोग विभिन्न शब्दावलियों का है, वो देख चुके हैं, और सेकंड मॉड्यूल हमारा कंटिन्यू है। सेकंड मॉड्यूल में आपको प्राचीन भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषताएं दी गई हैं, साथ ही साथ इस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके बारे में भी अध्ययन किया जाना है। लगातार हम इस लेक्चर श्रृंखला में ये सभी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। पिछला जो लेक्चर हमारा रहा दोस्तों, उसमें हमने मौर्योत्तर काल की व्यवस्था को खत्म किया। हमने पहले पढ़ा था मौर्योत्तर काल के शासक, जिसमें देशी शासक की भी हम लोगों ने बात की, विदेशी शासकों की भी बात की। उसके बाद हमने उत्तर मौर्य काल में किस प्रकार से मौर्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए शासकों ने शासन व्यवस्था हुआ, आर्थिक व्यवस्था हुआ, सामाजिक व्यवस्था को संचालित किया, उसको भी देखा। आज हम एक नया यूनिट प्रारंभ कर रहे हैं, पूरा नया सेक्शन प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो नया सेक्शन है इसमें हम गुप्त साम्राज्य का इतिहास देखेंगे। गुप्त साम्राज्य का इतिहास दोस्तों भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में हम देखें या इतिहास की व्यवस्था में देखें तो बहुत बड़ा हम लोगों को दिखाई पड़ता है। भारत को सोने की चिड़िया जो कहा जाता था दोस्तों, उसके पीछे कहीं ना कहीं गुप्त काल के समय में हुई जो व्यापारिक वाणिज्यिक तरक्की थी उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और गुप्त काल में जो व्यापार की वाणिज्य की तरक्की होती है, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती है, एक निर्यात का केंद्र भारत बन जाता है। पूरी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो जाने लगते हैं। भारत सोने की चिड़िया आता है। और कला की दृष्टि से भी देखें तो प्राचीन काल का जो गुप्त काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों। तो इन सभी चीजों का श्रेय जो जाता है वो गुप्त शासकों को जाता है। गुप्त काल के जो शासक रहे उन्होंने अपने अपने समय पर साम्राज्य विस्तार को भी ध्यान दिया, सांस्कृतिक क्षेत्र और इकोनॉमिक सेक्शन को भी इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान दिया था। तो सबसे पहले हम इस पूरे लेक्चर में कि गुप्त काल का जो हम लोगों को पूरा चैप्टर करना है, इसमें पहले इनके शासकों को देखेंगे कि गुप्त कालीन कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक रहे, और फिर हम लोग देखेंगे इनकी व्यवस्था को। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गुप्त काल के शासक। गुप्त काल में कौन कौन से शासक हमें देखने को मिले, ठीक है। अगर हम गुप्त काल की व्यवस्था की बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी जानकारी के स्रोत भी देखेंगे। गुप्तकालीन जो इतिहास रहा, एक बहुत लंबा इतिहास हमारा देश में देखने को मिलता साम्राज्य का। इसकी जानकारी देने के लिए हम लोगों को अलग अलग स्रोत देखने को मिलते हैं। कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत भी हैं, और कुछ स्रोत जो है दोस्तों वो हमें दिखाई पड़ते हैं विदेशियों के विवरण से, है ना। तो हमें गुप्त काल की जानकारी तीनों स्रोतों से मिलती है। अगर हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो भी हमारे पास गुप्त काल के पर्याप्त साहित्य हैं। पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो गुप्त काल के हमारे पास पर्याप्त पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। और अगर विदेशियों के वर्णन की बात करें तो फाहियान जैसे विदेशी व्यक्ति का वर्णन भी हमें गुप्त काल की जानकारी देता है, ठीक है। तो यहाँ स्रोतों की व्यवस्था जो है दोस्तों, अगर हम यहाँ पुरातात्विक स्रोतों की बात करें दोस्तों, तो पुरातात्विक स्रोत, ये जो स्रोत हैं इनको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। जो पुरातात्विक स्रोत हैं आर्कियोलॉजिकल, उनमें प्रयाग प्रशस्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति की जब हम बात करते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हरिशेन जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था उसके द्वारा लिखी गई थी। तो उस प्रयाग प्रशस्ति को हम लोग इंपॉर्टेंट रूप से समझते हैं, जिससे समुद्रगुप्त और गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम देखें दोस्तों भीतरी स्तंभलेख, विशेष तौर पर भीतरी स्तंभलेख जो है वो हमें स्कंदगुप्त की जानकारी देता है। जूनागढ़ अभिलेख, इससे भी हम लोगों को गुप्त शासक स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। कई सारे सिक्के, स्मारक, अजंता एवं बाग की गुफाएं, ये सभी गुप्त काल की इंपॉर्टेंट ऐसी पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो हमें गुप्त काल की जानकारी देते हैं। और जब हम गुप्त काल के स्मारकों की बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को गुप्त काल के मंदिर नहीं भूलना चाहिए। कला की दृष्टि से अगर गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहते हैं तो दोस्तों उसमें कला का बहुत बड़ा योगदान है। गुप्त काल में जो मंदिर कला का निर्माण प्रारंभ हुआ दोस्तों वो बहुत अद्भुत दिखाई पड़ता है। दशावतार मंदिर की बात कर लें हम तो, या फिर तिगवा के मंदिर की बात कर लें, सभी के सभी मंदिर गुप्त काल के बहुत बड़े कला के एग्जांपल्स हैं। आगे हम इन सब पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कौन सा मंदिर किस शासक के समय बनाया गया और कहां पर है। लेकिन ये सभी के सभी जो पुरातात्विक साक्ष्य है ये गुप्त काल की जानकारी देते हैं। इसके बाद अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो गुप्त काल की जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोत भी कम नहीं है। जब हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो विशाखा दत्त ने एक नाटक लिखा था जिसको देवी चंद्रगुप्तम के नाम से जानते हैं हम लोग। देवी चंद्रगुप्तम जो रहा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इस समय का ग्रंथ रहा जिससे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। स्पेशली अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की खास जानकारी हमें यहाँ पर कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं।
इसके बाद अगर हम कालिदास की बात करें दोस्तों, तो कालिदास जी जो रहे वो इस समय में एक महान संस्कृत के विद्वान के तौर पर रहे, और पूरी दुनिया में संस्कृत का अगर कोई सबसे महानतम विद्वान रहा तो कालिदास जी ही रहे। कालिदास जी के समय अगर हम देखें, ऋतु समाहारम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो ग्रंथ रहे वो हमें इसकी जानकारी देते हैं। अच्छा, ये गुप्त काल की जानकारी देने वाले ग्रंथ हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कालिदास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। अगर हम इनके ग्रंथों की बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा हम विक्रम वर्ष्यम की बात कर सकते हैं, है ना। विक्रम वर्ष्यम एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ रहा जो हमें कालिदास जी का दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे हम जाए तो मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की कृति है, इससे भी हम लोगों को गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और वात्सायन का कामसूत्र भी हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ के तौर पर दिखता है। तो ये सभी साहित्यिक स्रोत रहे। और जब हम विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें तो फाहियान और हैंसांग जैसे चीनी यात्री जो थे, इनके ग्रंथों से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है, जिसमें फाहियान जो है वो तो 399 से लगभग 414-15 एडी के बीच में लगभग कितने साल, 15 साल गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में रहा है, गुप्त साम्राज्य में रहा है। तो ये एक बड़ा वर्णन हमें देता है। इसकी किताब थी दोस्तों फोयू की। इस फोयू की किताब से हमें इसकी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इसने इस किताब में भारतीय समाज के बारे में वर्णन लिखा, हालांकि इसके कुछ अपवाद भी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वही हैंसांग जो आया दोस्तों, ये आया तो हर्षवर्धन के समय था, और इसने सीयू की नामक किताब भी लिखी थी। तो ये किताब से भी हम लोगों को गुप्त काल की व्यवस्था पे थोड़ा बहुत प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि जिन जिन चीजों को लेकर, शासकों को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उन शासकों का इतिहास में क्या स्रोत है जहां से हम लोगों को ये जानकारी मिली है। तो स्रोत दोस्तों हमने तीनों प्रकार के देख लिए, पुरातात्विक हो, साहित्यिक हो, या फिर विदेशी यात्रियों का वृतांत हो। अब हम गुप्त काल के प्रमुख शासकों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कहा जाता है कि गुप्त काल के जो शासक श्रीगुप्त एक सामंत के तौर पर काम कर रहा था। सामंत के तौर पर काम कर रहा होगा किसके यहाँ, तो बोला गया कुषाणों के यहाँ पर। जो कुषाण थे उन शासकों के यहाँ पर यह सामंत के तौर पर काम कर रहा था। और जैसे ही मौका पाया तो कुषाण वंश के अंतिम शासक वसुदेव जो रहा उसको मारा, और उसके बाद यहाँ पर नए वंश की स्थापना कर दी। चूंकि इसका नाम श्रीगुप्त था तो गुप्त वंश की स्थापना हो गई। और ये भी जानकारी मिलती है कि जो गुप्त थे वो वैश्य वर्ण के थे। जो वर्ण व्यवस्था हम देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो गुप्त जो थे वो वैश्य वर्ण के थे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम लोगों को गुप्त वंश की स्थापना देखने को मिलती है। अब अगर हम यहाँ देखें, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुआ। अब श्रीगुप्त ने कोई बड़ा व्यापक कार्यक्रम सेट नहीं किया, न ऐसा कोई संगठन स्थापित किया था। प्रारंभ में ये लोग बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्र तक ही सीमित थे, और इसने अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति बताने की दृष्टि से महाराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन बहुत जल्दी ये चला गया, और इसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच जो है वो राजा बनता है। और घटोत्कच राजा बना, इसने भी कुछ खास समय तक शासन नहीं किया, बहुत छोटे से समय तक शासन किया घटोत्कच ने। और घटोत्कच के बाद उसका पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है दोस्तों वो अगला गुप्त शासक बनता है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि 319 से 350 एडी के बीच में इसने शासन किया है। संभवतः गुप्त काल के बारे में कहा जाता है कि 275 एडी से शुरू होता है, और 275 एडी से लेकर 319 एडी तक यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं श्रीगुप्त को, फिर घटोत्कच को देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है दोस्तों वो गुप्त काल का पहला महान शासक माना जाता है। पहला महान शासक, प्रथम अगर कोई बड़ा शासक हुआ तो वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक जब हुआ 319 एडी में, तो इसने क्या किया, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। अच्छा, गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया तो कब से शुरू हुआ, तो 319 एडी से आप गुप्त संवत देखते हैं दोस्तों। ये चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक उपलक्ष्य में हुआ था। इसके पहले मैं आप लोगों को विक्रम संवत भी बता चुका हूं, शक संवत भी बता चुका हूं। ये गुप्त संवत है जो चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। अब चंद्रगुप्त प्रथम के समय की अगर इंपॉर्टेंट विशेषता रही शासन की, तो इसने शासन का विस्तार करना शुरू किया, और उसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, मतलब इसने वैवाहिक संबंधों को इंपॉर्टेंट दिया। और वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत इसने वैशाली का जो लिच्छवी वंश था, वैशाली का
जो लिच्छवी वंश है दोस्तों, इसकी राजकुमारी थी, जिसका नाम था कुमार देवी। ये कुमार देवी जो इससे विवाह कर लिया। अब वैशाली के बारे में मैं आप लोगों से बहुत पहले से बात कर रहा हूं। भारत में या विश्व का पहला गणतंत्र और सबसे शक्तिशाली भारतीय गणतंत्र के तौर पर अगर कोई स्थापित था तो वैशाली था, जहां का लिच्छवी कुल बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैंने लिच्छवी के कुलों से आपको बिंबिसार के समय की भी घटना बताई थी कि बिंबिसार ने चेलना से विवाह किया था, जो लिच्छवी कुल की थी। और हम लोगों ने त्रिशला की भी बात की थी, जो महावीर स्वामी की माता जी थी, उनका संबंध भी इस लिच्छवी कुल से ही था, वैशाली के। और यहां पर हम किसको देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी कुमार देवी से शादी की, जो वैशाली के लिच्छवी वंश से संबंधित थी। इसका मतलब यह था कि वैशाली का इंपॉर्टेंस अभी तक कम नहीं हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस माध्यम से वैशाली के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे दोस्तों। यहां से साम्राज्य विस्तार की व्यवस्था चालू होती है। जब कुमार देवी से शादी की तो यह भी समझ में आता कि इसने कैसे, इसकी जानकारी मिलती है। तो इस विवाह के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी शैली के सिक्के चलवाए थे। ये चांदी के सिक्के होते थे दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम संभवतः पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे गुप्त साम्राज्य में। और ये राजा रानी की शैली के सिक्के थे। इसको कुमार देवी शैली के सिक्के भी कहा जा सकता है। और इन सिक्कों पर राजा रानी का फोटो अंकित होता था दोस्तों। तो इस प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने किसी नीति और बोल सकते हैं व्यवस्था का अनुसरण किया अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। मुद्रा व्यवस्था भी इसने स्थापित की। लेकिन जब इसके समय अंतिम समय चल रहा था इसके वंश का, चंद्रगुप्त प्रथम का, तो इसने क्या किया, संन्यास धारण कर लिया। और संन्यास धारण करके इसका बेटा था समुद्रगुप्त, उसको उत्तराधिकारी बना दिया। तो हम अगला गुप्त शासक देखते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त, जिसने 350 से 375 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों। समुद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि महान राजा होने के साथ साथ महासेनापति के तौर पर हम समुद्रगुप्त को देखते हैं। जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो इसकी उपाधियों को भी देखना होगा। कविराज, व्याघ्र, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, पराक्रमांक, परम भागवत आदि ऐसी उपाधियां थी जो समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। और जब हम समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं तो कुछ ग्रंथ बताते हैं कि समुद्रगुप्त जो रहा, इसने विस्तार की और साम्राज्य को शक्ति या मजबूती देने के लिए आक्रामक नीति का अनुसरण किया था। आक्रामक नीति का अनुसरण चूंकि इसने अपने साम्राज्य को शक्ति देने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए किया गया, तो इसको कहा जाने लगा कि यह अशोक के समान था। अशोक से इसकी तुलना की जाने लगी। किसकी? समुद्रगुप्त की। तो अशोक के समान इसकी तुलना की जाने लगी कि जिस प्रकार से 261 बीसी के पहले अशोक की नीति हुआ करती थी साम्राज्य विस्तार और शक्ति की, वही नीति समुद्रगुप्त ने अपनाई। हालांकि 261 बीसी के बाद जब बौद्ध धर्म के संपर्क में अशोक आया तो अशोक ने वो नीति छोड़ दी, परंतु समुद्रगुप्त ने ऐसा नहीं किया। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के पूरे दौरान आक्रामक नीति का पालन किया था। समुद्रगुप्त की स्थिति यह थी दोस्तों कि कई जगह पर कहा गया है कि जब समुद्रगुप्त खुश होता था ना, तो उसकी तुलना कुबेर से की जाती थी, इतना धन बांटता था। लेकिन जब ये क्रोध में आता था तो इसकी तुलना यमराज से की जाती थी। इस प्रकार की तुलना जो है वो की जाती थी किसको लेकर? समुद्रगुप्त को लेकर। कई जगह पर हम लोगों को जानकारी मिलती है कि बौद्ध भिक्षु वसुबंध जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे, मतलब इनको संरक्षण प्रदान किया था समुद्रगुप्त ने। इसके अलावा समुद्रगुप्त का जो ये आक्रामक नीति थी, उस आक्रामक नीति का ये प्रभाव था दोस्तों को श्रीलंका के शासक थे मेघवर्णन। ये मेघवर्ण जो थे, इनको बोध गया में एक बौद्ध मठ बनवाना था, एक विहार बनवाना था। ये जो विहार बनवाना था उसके लिए उन्होंने बनवा सकते थे, परंतु उसके लिए उन्होंने पहले अपना दूत भेजा, जिसने समुद्रगुप्त से इस बात की परमिशन ली कि क्या मैं गया में एक विहार बनवा सकता हूं बौद्ध धर्म का। और उस परमिशन के बाद ही उस शासक ने बौद्ध गया में विहार बनाया था। सोच लीजिए, ये घटना ये भी बताती है कि भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी समुद्रगुप्त की कहीं ना कहीं शक्ति के, पावर के चर्चे थे, प्रसिद्ध था समुद्रगुप्त। इसके अलावा हम जब समुद्रगुप्त की आक्रामक नीति की बात करते हैं तो आक्रामक नीति का अनुसरण करते हुए सबसे पहले समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को जीतकर उसको अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित कर लिया। और यहां से हम लोग देखें कि समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण में अलग अलग राज्यों को जीतने के लिए अभियान शुरू किए। सबसे पहले उसने उत्तर के 9 राज्यों को जीता। ये उत्तर के 9 राज्यों को आठविक राज्य कहा गया। और ये 9 राज्य थे दोस्तों, ये चूंकि उसकी राजधानी पाटलिपुत्र से ज्यादा दूर नहीं थे, उत्तर में थे, तो ये उस पर सीधा नियंत्रण रख सकता था। इसलिए समुद्रगुप्त ने उत्तर के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त करके उन 9 राज्यों के साथ अपना सीधा संबंध, अपने सीधे नियंत्रण में उन राज्यों को रखा।
कोई दिक्कत नहीं थी उन पर सीधा नियंत्रण रखने पे, तो सीधे वो समुद्रगुप्त के नियंत्रण में थे। परंतु दक्षिण में, इसके बाद दक्षिण में 12 राज्यों को विजय प्राप्त की समुद्रगुप्त ने। तो दक्षिण के जो 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, इनको लेकर समुद्रगुप्त की नीति अलग अलग दिखाई पड़ती है। जनरली हम कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने इन सभी राज्यों को अपना करद राज्य बनाया था। करद राज्य बनाने का मतलब था कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण में दक्षिण के 12 राज्य जो समुद्रगुप्त ने जीते थे उनको उसने अपने नियंत्रण में रखा। और कुछ जगह पर यह भी जानकारी मिलती है कि दक्षिण के 12 राज्यों को जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था, इन 12 राज्यों में समुद्रगुप्त की नीति 3 प्रकार की दिखाई पड़ती है। एक तो ये कि उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करने का, एक ये था कि उनको माफ करके राज्य वापस लौटा देने का, और एक ये था कि उनको अपने अधीन करके रख देने का था। तो ऐसी कुछ नीतियां जो है हमें समुद्रगुप्त की दिखाई पड़ती है इस समय। लेकिन समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपनी शक्ति के बल पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं आक्रामक नीति का पालन करते हुए विस्तार प्रारंभ कर दिया। और समुद्रगुप्त को हम गुप्त साम्राज्य के विस्तार का श्रेय दे सकते हैं कि बड़ा गुप्त साम्राज्य अगर स्थापित हुआ है उसमें समुद्रगुप्त का इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि उत्तर में 9 और 12 राज्य दक्षिण में जीतकर समुद्रगुप्त ने दक्षिण तक गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। दोस्तों, जिस प्रकार का एक बड़ा साम्राज्य हमें मौर्य काल में देखने को मिल रहा है, कई सालों के बाद हमें गुप्त वंश की स्थापना के साथ ही ऐसा बड़ा साम्राज्य देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ये जो गुप्त साम्राज्य स्थापित किया था समुद्रगुप्त का, उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान था। और चूंकि समुद्रगुप्त ने इतनी सारी विजय प्राप्त की, तो कालिदास और हरिश्चंद्र जैसे विद्वानों ने इसकी तारीफ भी की है और इन्हें समुद्रगुप्त की धर्म विजय और समुद्रगुप्त की दिग्विजय जैसे नाम दिए हैं। तो ये समुद्रगुप्त की दिग्विजय सी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। दूसरी बात, हम एक और चीज पे जाते हैं कि समुद्रगुप्त ने इस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस विस्तार के कारण यह कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन? तो बोला भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की तुलना किससे कर दी? नेपोलियन से कर दी। हालांकि मैं इस तुलना से संतुष्ट नहीं होता। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहना बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि समुद्रगुप्त और नेपोलियन के समय अवधि में बहुत अंतर है। समुद्रगुप्त और नेपोलियन की अगर मैं समय अवधि की बात करूं दोस्तों, तो लगभग 1000 साल का आपको अंतर दिखेगा। समुद्रगुप्त नेपोलियन से 1000 साल पहले आया, जबकि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था, जो फ्रांस की क्रांति के बाद हम लोगों को शासन में दिखाई पड़ता है। और फ्रांस की क्रांति के बाद जब शासन में दिखाई पड़ता है नेपोलियन, तो नेपोलियन ने अपने जीवन में कुछ युद्ध हारे भी थे और एक तानाशाह प्रवृत्ति का शासक हमें दिखाई पड़ता नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का तानाशाह शासक। परंतु जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं दोस्तों, तो समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा था और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त पहले आ चुका था, नेपोलियन बाद में आया है। तो करने के लिए तो यह होना चाहिए कि नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना चाहिए। ये तुलना ही गलत की गई है। लेकिन चूंकि हमारे देश का जो प्रारंभिक इतिहास हम पढ़ते हैं वो अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया इतिहास है, तो इस प्रकार के फैक्ट्स में झोलझाल आपको देखने को मिलेगा। तो फैक्ट क्या पढ़ते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, लेकिन वास्तविकता में नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना चाहिए दोस्तों। क्लियर? तो यहां पर यह भी आप लोगों का फैक्ट क्लियर होता है कि समुद्रगुप्त को लेकर क्या तुलना की जा रही है। समुद्रगुप्त को दोस्तों धरणीबंध कहा गया है। धरणीबंध का मतलब होता है धरा को बांधने वाला, एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करके उस पर राज करने वाला शासक था, इसलिए कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने समय पे दोस्तों अलग अलग मुद्राएं भी जारी की। इसकी अलग अलग 6 मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं और इन 6 मुद्राओं से समुद्रगुप्त के समय की हमें इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। जैसे एक मुद्रा मिलती है दोस्तों गरुड़ प्रकार की मुद्रा। एक गरुड़ प्रकार की मुद्रा हमें यह बताती है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म या भागवत धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण धर्म का यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें उद्भव दिखाई पड़ता है दोबारा। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म जो है वो यहाँ आगे बढ़ते दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ जो है दोस्तों वो विष्णु की सवारी के तौर पर देखा जाता है और गुप्त काल के शासकों का जो राजकीय प्रतीक था दोस्तों वो क्या था? गरुड़ था। तो यहाँ पर हम लोगों को भागवत धर्म के उत्थान की जानकारी मिलती है। गरुड़ प्रकार के यहाँ पर मुद्राएं मिली। धनुर्धारी प्रकार की जो मुद्रा मिली है इसमें कहीं ना कहीं समुद्र को धनुर्धारी रूप में दिखाया गया है, जो ये बताता है कि गुप्त शासक जो थे वो धनुर्धारी होते थे, धनुष बाण चलाने में, घोड़ा चलाने में बहुत बेहतर थे। तीसरा है परशु प्रकार की मुद्रा, जिसमें कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त अपने हाथ में परशु को पकड़े हुए, परशुराम का फरसा, तो परशु को पकड़े हुए। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें यहां पर भागवत धर्म के उत्थान के संदर्भ में जानकारी देता है। तीसरा है दोस्तों अश्वमेध प्रकार। अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से हमें यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और व्याघ्र हनन प्रकार का जो सिक्का मिला है दोस्तों, व्याघ्र मतलब होता है बाघ, शेर,
तो ये शिकारी के तौर पर भी कहीं ना कहीं बताया गया कि समुद्रगुप्त शिकार का भी शौकीन था। और एक मुद्रा जो मिली है दोस्तों, वो वीणा वादन प्रकार की मिली है, जिसमें समुद्रगुप्त वीणा हाथ में ले हुए चित्रित किया गया है, जिसका मतलब दिखाई पड़ता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी भी था। इसलिए समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई थी दोस्तों, और इसने वसुबंध को अपने यहां पर रखा भी था। इसके अलावा कुछ मुद्रा होती है जिसपे हम लोगों को समुद्रगुप्त का जहाज का चित्र अंकित मिलता है। उस जहाज के चित्र से हम लोगों को यह अनुमान लगाने में सहायता मिली कि समुद्रगुप्त के समय समुद्र की पर्याप्त जानकारी थी और समुद्र यात्रा का प्रेमी था समुद्रगुप्त, उसको समुद्र यात्रा से लगाव था। इस बात की जानकारी हमें जहाज के चित्र मिलने से दोस्तों लगी है समुद्र के संदर्भ में। तो ये समुद्रगुप्त की इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जिसमें हम लोगों ने समुद्रगुप्त की मुद्राओं के आधार पर चीजों का अनुमान लगाया है कि क्या क्या उस समय चलता था। यहां पर अगर हम दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद बात करें तो समुद्रगुप्त जो रहा दोस्तों, उसके बाद हमें शासक देखने को मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने पर्याप्त फैक्ट्स को देखे कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, साम्राज्य का विस्तार करवाया था, बाकी सब चीजें हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम देखें तो समुद्रगुप्त के हमें दो पुत्र जानकारी में मिलते हैं, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम रामगुप्त की बात करते हैं दोस्तों, तो समुद्रगुप्त के बाद उसका बड़ा बेटा रामगुप्त ही शासक बना था, परंतु ये एक निर्योग्य शासक था। और जानकारी मिलती कि रामगुप्त के समय पे शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने आक्रमण किया था, और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के आक्रमण के सामने रामगुप्त ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक शासक रुद्र सिंह को सौंप दिया और वो उसको लेकर चला गया। जब इस बात की जानकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को लगती है तो चंद्रगुप्त द्वितीय इस अपमान को सह नहीं पाता और चंद्रगुप्त द्वितीय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय पर आक्रमण कर देता है। और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय पर आक्रमण करके समुद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो ध्रुव स्वामिनी को छुड़ा लेते हैं और वापस आकर स्वयं राजा बन जाते हैं। तो यहां पर समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त उत्तराधिकारी जरूर बनते हैं, लेकिन वह निर्योग्य थे, जो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय का सामना भी नहीं कर पाए और अपनी वाइफ को उनको सौंप दिया। इस पूरी घटना के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शासक रुद्र सिंह तृतीय को मारा और ध्रुव स्वामी को वापस लेकर आया, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बन जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है वो शक राजा को हराने के बाद एक तो शकारी का टाइटल धारण करता है। शकारी किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और इसी के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइटल भी धारण करता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आप लोगों को ध्यान रखना, जो शकों को पराजित करने के बाद टाइटल धारण किया जाता है। अगर हम भारतीय इतिहास में देखें तो लगभग 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। अगर हम शासक विक्रमादित्य के समय से बात करें तो हमें 14 शासक दिखते हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, जो शौर्य पराक्रम साहस का प्रतीक बन गई थी उपाधि। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य अगर कोई रहा है तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहा है। और अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसने अकबर के साथ दूसरे पानीपत के युद्ध में लड़ाई की थी। तो ये हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? विक्रमादित्य की उपाधि के बारे में, ये ध्यान रखना है। और जब हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अन्य नाम मिलते हैं देवगुप्त, देवराज और देवश्री। इसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत जैसी उपाधि को धारण किया था। और यह ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी उदयगिरी के लेखों से मिलती है, मथुरा के स्तंभ लेख से मिलती है, विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई ध्रुव स्वामिनी वाली, रामगुप्त वाली, इसके बारे में वर्णन दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम से मिलता है, जो एक नाटक था जो विशाखा दत्त ने लिखा था। और मेहरौली का स्तंभ जो है, ये मेहरौली का स्तंभ जो है, इससे भी हम लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो मेहरौली का स्तंभ जो है ना, ये कुतुब मीनार के परिसर में लगा हुआ है। ये कुतुब मीनार परिसर में लगा हुआ है दोस्तों। और कुतुब मीनार परिसर में ये लगा हुआ स्तंभ बोल सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का स्तंभ है। इस पर स्पष्ट जानकारी मिलती है। और कहीं ना कहीं ये जो स्तंभ है वो गुप्त काल के समय में साइंटिफिक प्रोग्रेस को भी बताता है, क्योंकि ये स्तंभ कई सालों से कुतुब मीनार परिसर में खुले में, इस पर धूप भी पड़ती है, इस पर ठंड भी पड़ती है, इस पर वर्षा का पानी भी लगता है, लेकिन इस पर जंग नहीं लगी। तो उस समय की धातु ज्ञान के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो मेहरौली स्तंभ से मिलती है, जिसको आज तक विज्ञान में
आज के लोग समझ नहीं पाए कि आखिर उस पर क्या लगाया गया है, जिसकी वजह से उस पर जंग भी नहीं लग पाई और वो ऐसा कैसा पिलर खड़ा हुआ है। कहां पर है वर्तमान में मेहरुल के स्तंभ? कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में लगा हुआ है। इसके अलावा फाहियान का विवरण भी महत्वपूर्ण तौर पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की जानकारी देता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दोस्तों दो राजधानी हमें देखने को मिलती है। अगर हम प्रारंभ में देखें तो प्रारंभिक राजधानी जो रही वो पाटलिपुत्र थी दोस्तों, जबकि उज्जैनी जो थी उसको दूसरी राजधानी के तौर पर यहां पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र हो, उज्जैनी हो, काशी क्षेत्र हो, ये उस समय, और मथुरा भी उस समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र के तौर पर जाने जाते थे। तो यहां चंद्रगुप्त द्वितीय का इंपॉर्टेंट योगदान हमें दिखता है इनको शिक्षा के केंद्र के तौर पर स्थापित करने में। रुद्र सिंह तृतीय को हराया था, शकारिक उपाधि धारण की थी, मैंने आप लोगों को बता दिया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दोस्तों साम्राज्य विस्तार की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने साम्राज्य विस्तार के लिए विजय की नीति को भी अपनाया और वैवाहिक संबंधों को भी अपनाया था। एक तरफ शादी ब्याह के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तार और मजबूत करने का काम किया, दूसरी तरफ विजय अभियान करके इसने साम्राज्य विस्तार का काम किया। जब इसके वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं दोस्तों तो अलग अलग जगह पर संबंध दिखाई पड़ते हैं। राजकुमारी कुबेर नागा जो थी उसका विवाह नागवंश से कर दिया दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री का नाम था प्रभावती, उस प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र जो था दोस्तों कुमारगुप्त, इसकी शादी कर दी कदम्ब वंश के शासक ककुत्स वर्मन की पुत्री से। तो ये तीन इंपॉर्टेंट विवाह किए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए, विस्तार के लिए, जिसमें गुजरात वाला जो आक्रमण है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। समुद्र गुप्त के पुत्र ही है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि जैसे ही वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया, उसके बाद इन्हें गुजरात का समुद्र तट मिल गया। अब गुजरात का समुद्र तट मिल गया जिसके माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की जब हम बात करते हैं तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में इस समुद्र तट के मिलने से वृद्धि हो गई और व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने के साथ साथ आमदनी बढ़ गई, चुंगी कर टैक्स जो था वो भी बढ़ गया और गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था है उसको बूस्ट मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं इस समय के साम्राज्य को मजबूती प्रदान करता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य को मजबूती देने का काम किया, ये बहुत एक बड़ा कदम दिखाई पड़ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे दोस्तों कला साहित्य का भी पर्याप्त विकास होता है, जबकि इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो काल होता है उसके साम्राज्य विस्तार और बाकी सब चीजों के लिए नहीं जाना जाता। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो काल है उसके समय कला साहित्य की दृष्टि से जो विकास हुआ उसके लिए जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने अपने दरबार में कई विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था और विद्वानों को जिनको संरक्षण प्रदान किया था उसमें 9 प्रमुख विद्वान थे जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के नाम से जानते हैं। दोस्तों नवरत्न की जब हम बात करते हैं तो अकबर के भी हम लोगों को नवरत्न देखने को मिलते हैं। हमें अष्टप्रधान की जानकारी मिलती है दोस्तों, ये 8 प्रमुख व्यक्ति होते थे शिवाजी महाराज के मंत्रिपरिषद में। और अष्टदिग्गज की जानकारी मिलती है। अष्टदिग्गज जो है ये कृष्णदेव राय जो दक्षिण के राजा रहे उनके समय पे देखने को मिलते हैं। तो अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से है, अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी महाराज से है, नवरत्न का संबंध अकबर से, और भारतीय इतिहास में पहली बार अगर नवरत्न की जानकारी मिलती है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मिलती है। इन 9 रत्नों में दोस्तों कालिदास, संस्कृत के इस दुनिया के सबसे महानतम विद्वानों में शामिल थे कालिदास। विक्रमवर्ष्यम हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, ऋतु संहारम हो, मेघदूतम हो, ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे कई ग्रंथ जो थे वो कालिदास जी ने लिखे थे, ये ध्यान रखना है। धनवंतरी थे यहाँ पर। इसके अलावा शपणक, अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश की रचना की, शंकु, बेताल भट्ट, घट खरपर, वराहमिहिर, वररुचि जैसे विद्वान यहाँ पर मौजूद थे। इनके बारे में आगे और डिटेल से बात करेंगे। वराहमिहिर यहाँ पर दोस्तों खगोलविद के तौर पर थे। इसके अलावा हम लोग जब धनवंतरी की बात करते हैं दोस्तों तो आयुर्वेदाचार्य के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। ये प्रमुख 9 विद्वान थे, प्रमुख व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करते थे। इसके अलावा फाहियान की भी हम लोगों को बातें करनी होगी। फाहियान एक चीनी विदेशी यात्री था दोस्तों जो 399 एडी में भारत आया था और लगभग 414-415 एडी तक भारत में रुका। इस 15 वर्ष के दौरान फाहियान ने भारतीय समाज में रहकर उसका अध्ययन किया और उसके बारे में अपने ग्रंथ, अपने वृत्तांत
फोयुकी में लिखा भी था दोस्तों। फोयुकी में विशेष तौर पर फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की व्यवस्था को बताया, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर ज्यादा प्रकाश डाला फाहियान ने। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितने भी भारत में विदेशी लोग आए उन्होंने भारत के मजबूत पक्ष को कभी भी उजागर करने का काम नहीं किया, उन्होंने हमेशा भारत के कमजोर पक्ष पर ही ज्यादा ध्यान दिया और पूरी दुनिया के सामने भारत के कमजोर पक्ष को ही रखा था, और यही फाहियान ने भी किया था। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें कुछ बुराइयां थी, उनके बारे में विशेष तौर पर फाहियान ने अपने ग्रंथ फोयुकी में उल्लेख किया था दोस्तों, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन फाहियान जो है उसका जो फोयुकी है दोस्तों, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का एक इंपॉर्टेंट स्रोत के तौर पर दिखता है। फाहियान आया था स्थल मार्ग से लेकिन गया था जल मार्ग से, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फाहियान ने अपने विवरण में कहा है कि जो मध्य देश था वो ब्राह्मणों का देश था, इस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व का काल रहा था और प्रायः इस समय लोग जो थे वो सुखी एवं संपन्न थे, लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, ये भी यहाँ पर जानकारी मिलती है। लेकिन सामान्य लेन देन के लिए लोग जो थे वो कौड़ियों का प्रयोग करते थे, ऐसा फाहियान अपने वृत्तांत में कहता है। फाहियान जब आया था दोस्तों तो इसका उद्देश्य क्या था? फाहियान का उद्देश्य हमें देखने को मिलता है कि फाहियान हमारे देश में बौद्ध ग्रंथों के संकलन के लिए, उनको इकट्ठा करके चीन ले जाने के लिए आया था। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जानकारी के लिए फाहियान हमारे देश में आया था, ये ध्यान रखिएगा। तो फाहियान जब हमारे देश में आया तो इसने पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु जैसे स्थानों का भ्रमण किया, क्योंकि ये सभी के सभी स्थान महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। तो इन सभी स्थानों का इसने क्या किया? यात्रा की। और इस समय ये कहता है कि पाटलिपुत्र, उज्जैन जैसे जो जगह थी ये विद्या के प्रमुख केंद्र भी थे। फाहियान ने अपने ग्रंथ में दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी देते हुए कहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय लोग प्रायः अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि इस समय जो डकैती होती थी, चोरी होती थी, उसको द्वितीय राजद्रोह माना जाता था और इसके लिए मृत्युदंड दिया जाता था। इस कठोर दंड के चलते लोग चोरी डकैती से दूर रहते थे, इसलिए लोग प्रायः अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे और बाहर चले जाते थे। एक जगह पर फाहियान कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो बुजुर्ग लोग होते थे वो मोक्ष प्राप्ति की लालसा से प्रयाग में जाकर आत्महत्या कर लेते थे। एक जगह पर फाहियान कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे चांडाल नामक जाति थी, उसका उल्लेख किया। कहा कि चांडाल जब रास्ते से निकलते थे तो डंडा ठोककर निकलते थे, डंडे की आवाज के कारण आगे के लोग सतर्क हो जाते थे और छुप जाते थे, क्योंकि चांडाल जनजाति को अछूत माना जाता था। अगर किसी के ऊपर भी इसकी परछाई पड़ जाती थी तो उसका शुद्धिकरण करना पड़ता था, लोग इनसे बचने के लिए सतर्क होना चाहते थे। तो चांडाल मांस मदिरा का सेवन करते थे और प्रायः गांव के बाहर रहते थे, अछूत माना जाता था इनको। तो इन सब चीजों का उल्लेख किसने किया है? फाहियान ने अपने वृत्तांत में किया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये फाहियान के बारे में हम लोगों ने बात की, जो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ी जानकारी लेने के लिए भारत आया था। फाहियान के बाद हम देखते हैं दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। ये कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक शासक रहता है। कुमारगुप्त प्रथम जो रहा, इसने अपने शासन के दौरान क्या क्या काम किए उन सबकी जानकारी हम लोगों को बिलसर अभिलेख और मंसर अभिलेख से मिलती है। मंसर अभिलेख जो है दोस्तों, ये मंसर अभिलेख से ज्यादा इसको प्रशस्ति के तौर पर जानते हैं हम लोग। इसको किस रूप में जानते हैं आप? प्रशस्ति के तौर पर जानते हैं कि एक प्रशस्ति पत्र था जिसकी रचना की थी वत्स भट्टी नाम के व्यक्ति ने। ये वत्स भट्टी जो है, इसके द्वारा मंसोर प्रशस्ति की रचना की गई थी। अब देखिए, एक हम लोगों ने प्रयाग प्रशस्ति की बात भी की है। ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखी थी। तो यहां पर शब्द आता है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या है दोस्तों? प्रशस्ति होता है प्रशंसा पत्र। किसी भी शासक की प्रशंसाओं का वर्णन जिसमें किया जाता है उसको प्रशस्ति कहते थे। और प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में मिलती है, इसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के नाम से आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्योंकि हरिशेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा का इसमें वर्णन किया था। वैसे ही कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित प्रशस्ति मंसूर अभिलेख है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। अगर हम गुप्त काल के अभिलेखों की बात करें तो गुप्त काल के सबसे ज्यादा अभिलेख जो है दोस्तों वो हमें किसके समय से? कुमारगुप्त प्रथम के समय के ही मिलते हैं। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य जैसी उपाधि धारण की थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा जो गुप्त काल की मुद्राएं हम लोगों को समुद्रगुप्त के समय मिली, उस मुद्रा पे हम लोगों को गरुड़ का चिन्ह मिलता था। गरुड़ प्रकार की मुद्रा समुद्रगुप्त ने चलवाई थी। तो गरुड़ के स्थान पर मोर की आकृति को सिक्कों पर ढालने का काम जो किया था वो कुमारगुप्त ने किया था। इसके साथ साथ उस सिक्के के एक तरफ कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का भी चित्र अंकित मिलता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं बताता है कि कुमारगुप्त प्रथम कार्तिकेय को बहुत मानता था और मोर उनकी सवारी होती थी।
इसके अलावा हम एक और चीज देखते हैं कि पुष्यमित्र जाति का आक्रमण अगर किसी के समय हुआ था तो वो भी कुमारगुप्त प्रथम के समय हुआ था। तो अगर पुष्यमित्र जाति के विरोध की बात करें, आक्रमण की बात करें, तो वो भी कुमारगुप्त प्रथम के समय हुआ था। लेकिन इस समय कुमारगुप्त प्रथम बीमार था, तो कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था स्कंदगुप्त। क्या नाम है पुत्र का? स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त है वो पुष्यमित्र जाति के विद्रोह के दमन के लिए जाता है और सफलतापूर्वक इसका दमन करता है। लेकिन ये ग्रंथ बताते हैं कि जैसे ही स्कंदगुप्त पुष्यमित्र जाति के विद्रोह का दमन करने आता है तो अपनी मां को विधवा की साड़ी भेष में पाता है। मतलब तक पिताजी कुमारगुप्त साहब का देहांत हो चुका था। और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का शक्तिशाली शासक होता है दोस्तों। लेकिन यह कुमारगुप्त के समय की बात याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में जो स्थापित किया गया था वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित करवाया गया था। कहा जाता है कि 5वीं सदी में जो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित करवाया था, इसमें उस समय 10,000 छात्र रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं पढ़ते थे। और उन सबको दान के माध्यम से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं संचालन किया जाता था। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पर हमको नालंदा बिहार देखने को मिलता है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि लास्ट ईयर 9 सितंबर 2023 को दिल्ली के भारत मंडपम में जो G20 समिट हुआ था दोस्तों, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा की आकृति को बैकग्राउंड पे लगाया था, जिसके बाद नालंदा का जो स्थल है वो और ज्यादा चर्चित हो गया था। और करंट अफेयर का मुद्दा भी आपके लिए है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित करवाया था, जो एक बहुत बड़े बौद्ध शिक्षा के केंद्र के तौर पर जाना जाता था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उस समय तक के भारत के जो भी साहित्यिक स्रोत थे, पांडुलिपियां आदि, वो सभी की सभी नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रखी होती थी। और इस समय हमारे देश में कुछ सालों के बाद देखने को मिलता है मुस्लिम आक्रमण। और जब मुस्लिम आक्रमण हमारे देश में हुआ तो अरबी और तुर्की लोगों ने आक्रमण किया और इन्होंने सोचा कि भारतीय संस्कृति पर इनकी संस्कृति अधिरोपित ये कर देंगे और भारतीय संस्कृति को दबा देंगे, तो वो संभव नहीं हो पाया। तो इन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को अगर दबाना है तो पहले भारतीय संस्कृति के स्रोतों को खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति पे जो गर्व करने की अवधारणा है वो खत्म हो जाए। तो धीरे धीरे करके ये लोग हमारी संस्कृति को अपना लेंगे। तो उन्होंने अपनी संस्कृति की अच्छाई के आधार पर अपनी संस्कृति का भारत में विस्तार नहीं किया, बल्कि दबाव के साथ फोर्सफुली उनकी संस्कृति को हमारी संस्कृति पर लादने का काम किया। और इसके लिए उन्होंने हमारी संस्कृति को दुश्मन समझ लिया, हमारे मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया और भारतीय संस्कृति के जो स्रोत थे उनको नष्ट करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी जैसे गधे शासक बोल सकता हूं मैं, इन्होंने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में पूरा विश्वविद्यालय को जला दिया। कहा जाता है कि 6 महीने तक लगातार नालंदा जलता रहा और भारत के जितने भी ग्रंथ यहां पर रखे होते सब जल के नष्ट हो गए थे। 2016 में प्रोफेसर अमर सेन, जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला था 1998-99 में इनको, उन्हें कुलपति बनाकर नालंदा को दोबारा से मोदी जी ने शुरू किया था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 2016 से। तो नालंदा का बहुत इंपॉर्टेंस हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और नालंदा का इस कदर वर्चस्व था कि इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं, क्योंकि ये वो समय था जब महायान शाखा को यहाँ पर बौद्ध धर्म की बढ़ावा दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त हम बात करें दोस्तों तो 455 से लगभग 467 तक 467 ईस्वी तक हमें स्कंदगुप्त दिखाई पड़ता है। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी के तौर पर दिखाई पड़ता है और इसे हम गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक के तौर पर देखते हैं, क्योंकि इसके बाद गुप्त वंश का पतन शुरू हो जाता है। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी दोस्तों हम लोगों को भीतरी स्तंभलेख से भी मिलती है और जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलती है। जब हम भीतरी स्तंभलेख की बात करते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि हुणों का आक्रमण जब हुआ तो उन आक्रमण को विफल करने का काम स्कंदगुप्त ने किया था। और इसके अलावा यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख एक जानकारी देता है कि जो हुण थे उन्हें मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख जो है दोस्तों वो रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है, जो शक शासक था, जिससे हम लोगों को जानकारी मिलती है सुदर्शन झील के बारे में कि सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित करवाई गई थी गुजरात के काठियावाड़ में। जब ये थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई थी तो रुद्रदामन प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और इतने सालों के बाद जब इसकी फिर से इसमें ये क्षतिग्रस्त हो गई तो स्कंदगुप्त ने फिर से इसका पुनरुद्धार का कार्य करवाया था। स्कंदगुप्त ने जब सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का काम करवाया, इसकी जानकारी हम लोगों को जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और ये कहा जाता है कि सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र था इंजीनियर, उसका नाम था चक्रपालित, इसको इसके पुनरुद्धार का काम सौंपा था। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि गुप्त काल में भी सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत काम किया गया था, जिसमें सुदर्शन झील का पुनरुद्धार शामिल है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बैल की आकृति वाले सिक्के। और 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में स्कंदगुप्त ने अपना राजदूत भी भेजा था।
तो ये स्कंदगुप्त की जानकारी रही दोस्तों। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद देखें तो कई सारे उत्तराधिकारी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें पुरुगुप्त हो, नरसिंहगुप्त हो, कुमारगुप्त द्वितीय हो, बुद्धगुप्त हो, भानुगुप्त हो, वैन्यगुप्त हो, कुमारगुप्त तृतीय तक। कुमारगुप्त तृतीय जो रहा ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। इसके बाद गुप्त वंश खत्म हो जाता है और ये माना जाता है कि गुप्त वंश 550 ईस्वी तक जैसे तैसे धक्का प्लेट चलता रहा स्कंदगुप्त के बाद, लेकिन ये धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर था और धीरे धीरे इसका बहुत इंपॉर्टेंस खत्म हो गया और धीरे धीरे करके नष्ट हो गया था। यहां पर जो स्कंदगुप्त के बाद के शासक रहे दोस्तों, उसमें नरसिंहगुप्त नाम का व्यक्ति मिलता है, शासक बनता है, जो हुण नरेश मिहिर कुल को पराजित करता है। इसके अलावा भानुगुप्त की भी हम लोग को जानकारी मिलती है कि भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज। ये गोपराज था, इसकी स्त्री सती हो गई थी। इस बात की जानकारी हम लोगों को सागर के एरण अभिलेख से मिलती है कि सती प्रथा भारत में इस समय थी। 510 ईस्वी की ये बात थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना। लेकिन ये सभी के सभी उत्तराधिकारी जो स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक बने ये अयोग्य थे, जिसका परिणाम हुआ कि गुप्त साम्राज्य जो अपने वैभव के लिए जाना गया था वो नष्ट हो गया। तो यहां पर हमने सभी गुप्त शासक जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में चर्चा की। अगले लेक्चर में हम इन गुप्त शासकों के द्वारा किस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का संचालन किया गया और कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को भारत के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था थी वो सब अगले लेक्चर में दोस्तों देखेंगे। इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर को भी जरूर देखना है, क्योंकि उसके बिना गुप्त काल की व्यवस्था अधूरी रहेगी। मॉड्यूल नंबर 2 में जो सिलेबस दिया उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को भी पढ़ना है। यहां हमने गुप्त काल को देखा, शासकों को। अगले लेक्चर में हम इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कला संबंधी जानकारी को देखेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।